नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में फिर राजनीति का बाजार गर्म होने के साथ तीरथ के तीर अब कहीं दोबारा अपने निशाने पर लगने शुरू हो गए हैं। तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक एक कर कई फैसले पलटते जा रहे हैं। शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने का पिछली सरकार का फैसला वापस ले लिया। इसे सरकार का अहम निर्णय माना जा रहा है, यानी अब गैरसैंण उत्तराखंड की तीसरी कमिश्नरी नहीं बन सकेगी और राज्य में कमाऊ और गढ़वाल कमिश्नरी की ही व्यवस्था होगी। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जहां तक कुंभ की बात, जगह की बात हो, तो मैंने कहा सभी संतों को, सभी अखाड़ा, सभी परिषदों को, सभी संस्थानों को मिलना चाहिए और वो मिल भी गया है। जो भी वहाँ व्यवस्था देनी होगी वो हम दे रहे हैं और इसको भव्य दिव्य बनाएंगे, लेकिन कोविड का गाइडलाइन का पालन करेंगे। उसका पालन करना अनिवार्य है, जरूरी भी है। स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। साथ ही मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। जनता भी कंफ्यूज और विपक्ष भी कंफ्यूज है कि आपकी ही भाजपा की सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया और इसको अपना ऐतिहासिक कदम बता रहे थे। कार्यकर्ता भी बता रहे थे, पदाधिकारी भी बता रहे थे और स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी इसको ऐतिहासिक कदम बता रहे थे। अब नेतृत्व परिवर्तन के बाद TSR-2 जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से उनके फैसले पलटते चले जा रहे हैं। लग रहा है जैसे पिछले जन्म की कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, लेकिन खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। वो कंफ्यूज हो रही है कि आखिर आप ही की सरकार 4 साल तक थी और अभी भी आप ही की सरकार है, फिर जो पहले फैसले लिए गए वो सही थे या गलत थे। पंडा पुरोहितों का विरोध हो रहा था, तीर्थ पुरोहित समाज इसमें खासा नाराज था, लेकिन कहीं ना कहीं तीरथ सरकार कांग्रेस का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करेंगे और उसी की राह पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बोर्ड में से 51 मंदिर इन्होंने हटा दिए हैं, तो ये एक तरह से आधी खीर परोसने का काम उन्होंने किया है कि आपने आधे मंदिर हटा दिए बोर्ड में से, लेकिन बाकियों का क्या, यानी कि गुस्सा जस का तस बना हुआ है, बात वहीं की वहीं रह गई है। को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान हमने सुना, उसको सुनकर मन बड़ा हर्षित हुआ और हम उनको बहुत बहुत बधाई व आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। साथ ही में एक बात कहना चाहूँगा कि जिस समय ये देवस्थानम बोर्ड की बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी, हमारे कुछ संतों ने इसका समर्थन किया था। तो मैं वापस उनको निवेदन करूँ कि हम लोग अपना घर परित्याग कर सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, न कि हमें किसी राजनीतिक या किसी का ऐसे समर्थन करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो। आगे भी उनसे ऐसी आशा करता हूँ कि वो धर्म के साथ खड़े रहेंगे और धर्म के प्रति वक्तव्य अपना कहेंगे। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लालकुआं के वार्ड नंबर 1 में हॉस्पिटल रोड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है, जबकि प्रशासन ने गुरुवार को गोरा पड़ाव के हाथी खाल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया था। यहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राजस्व उप निरीक्षक मनोज रावत ने बताया कि उप जिलाधिकारी के निर्देश पर उनके द्वारा अंबेडकर नगर और हाथी खाल में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल से स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत राजस्व विभाग टीम द्वारा क्षेत्र में कोविड सैंपलिंग की जाएगी। आज तहसील लालकुआं अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार वार्ड नंबर 1 की इस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसके क्रम में आज आप देख रहे हैं पीछे यहाँ से बैरिकेटिंग करी जा रही है और आगे से इस गली को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा और इसकी फिर कल पे यहाँ सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग के पश्चात जैसी रिपोर्टें नेगेटिव आएंगी तो उसके पश्चात ये बैरिकेटिंग को खोल दिया जाएगा। आवश्यक चीज़ें जो है उसकी सुविधा वो बहाल रहेंगी। आवश्यक जैसी लोगों की डिमांड रहेगी क्षेत्र से, जो चीज़ की कमी होगी उसको देखते हुए आगे उसका पूर्ति की जाएगी। एक हाथी खाल में हरिपुर केशवदत्त गांव है, तो वहाँ भी कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहाँ भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। आज वहाँ पे सैंपलिंग भी की गई है। अब बस जहाँ पे जैसे जैसे ये हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई अगर ऐसा कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, कहीं माइक्रो बनाए जा रहे हैं। उसके हिसाब से फिर उसमें सैंपलिंग की जाएगी और सैंपलिंग के माध्यम से देखना है कि कितना स्प्रेड हो रहा है और फिर सैंपलिंग के बाद जैसी रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं तो फिर इनको खोल दिया जाएगा। महाकुंभ में शाही स्नान को देखते हुए नारसन बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से
नारसन बॉर्डर पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के रहने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है, तो वहीं बाहरी राज्यों के यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। वहीं पुलिस की ओर से बाहरी राज्यों में आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि हरिद्वार महाकुंभ में अधिकांश नारसन बॉर्डर से ही गुजर रहे हैं, जिनकी लगातार कोरोना जांच की जा रही है। नेगेटिव होने पर ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। के कुंभ मेले को लेके जैसा कि आपको पता ही है कि नारसन बॉर्डर से मैक्सिमम लोगों की एंट्री होती है हमारे स्टेट में, तो उसको देख के हमारी सैंपलिंग का काम चल रहा है बॉर्डर पे। और आज की भी अगर मैं बात करूं तो अभी 2 बजे तक करीब हमारे 1550 सैंपलिंग सुबह से हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था हरिद्वार का, उसको हमने होम आइसोलेशन में भेजा है। और ऐसे ही निरंतर हमारी सैंपलिंग चलेंगी। हमारी 6 टीम्स काम कर रही हैं बॉर्डर पे। और जो 12 तारीख की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें चूँकि भीड़ बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसको देखते हुए हमने टीम्स भी बढ़ाई हैं और 24 आवर सैंपलिंग होगी बॉर्डर पे। उत्तराखंड में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभरती हुई आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर अपने कार्यकारिणी का विस्तार शुरू कर दिया है। पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी और पौड़ी लोकसभा प्रभारी शशि मोहन कोटनाला ने पौड़ी में जिला कार्यकारिणी विस्तार के लिए एक बैठक की। शशि मोहन कोटनाला ने कहा कि पार्टी में सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक कार्यों में पहले ही शामिल हैं। ऐसे में उनके अनुभव से पार्टी को जिले में एक मजबूती मिलेगी। लोग जो है यहाँ पर प्रदेश स्तर पर संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसके बाद फिर जिला स्तर पर और फिर विधानसभाओं के स्तर पर। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं आज पौड़ी जिला मुख्यालय पर, और कई बुद्धिजीवियों के साथ भी बात हुई जिन्होंने मतलब अपना पूरा जीवन जो है सामाजिक सेवा में अर्पित कर दिया है। तो उन तमाम लोगों के साथ हमारी बहुत ही सार्थक बातचीत रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग आए हैं। रही बात आपने जो बोला है कर्नल कोठियाल जी जैसे अन्य जितने भी लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए जिनके दिलों में एक दर्द है, जिन्होंने कुछ भी सार्थक और सृजनात्मक किया हुआ है, उन सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन अभी इस समय में ये कहना कि कर्नल कोठियाल जी आ रहे हैं, मुझे लगता है मीडिया की तरफ से ज़्यादा इसमें भ्रांतियाँ हैं। आपको बहुत ही जल्द इस संदर्भ में एक स्पष्ट हमारी तरफ से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके द्वारा क्लियर कर दिया। पौड़ी में नागरिक कल्याण मंच के पदाधिकारियों के साथ में एक बहुत ही सार्थक बैठक रही, क्योंकि ये मुझे लगता है कि नागरिक कल्याण मंच ही पौड़ी की चेतना के रूप में काम कर रहा है और लगातार यहाँ की जनपक्षीय मुद्दों को उजागर करते रहते हैं वो। और क्योंकि आज आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे हम अपने प्रदेश और जिला और विधानसभा स्तर पर संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो उसी दिशा में हम लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम संवाद कर रहे हैं। तो उसी दिशा में अभी कुछ जो पौड़ी के भ्रांत नागरिक थे उनसे भी संपर्क। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहीं भी इस बात को नहीं कहा कि सतपाल महाराज आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। ये मीडिया के द्वारा उड़ाई गई अफवाह थी और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में जो भी चेहरे सम्मिलित होंगे वो हम मीडिया को अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचित करते हैं। तो इस तरीके की अफवाहों पर मैं प्रेस के साथियों को भी कहूँगा कि वो ध्यान न दें। अभी उनका ऐसा हमारे साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। बीते 6 अप्रैल को उपेंद्र सती प्रधान अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिशंकर तहसील पोखरी जनपद चमोली की लिखित शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत गोपाल राम जोगा थाना रायपुर जनपद देहरादून पंजीकृत किया गया था। अभियोग का त्वरित निस्तारण के लिए वांछित चल रहे अभियुक्त गोपाल राम को अभियुक्त के घर भगत सिंह कॉलोनी निकट लक्ष्मी पब्लिक स्कूल थाना रायपुर जनपद देहरादून से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अप्रैल को पटवारी चौकी थालाबैंड में एक नाबालिग लड़की का विवाह और खरीद फरोख्त संबंधी एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसको जिलाधिकारी महोदय चमोली द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। इसमें विवेचक पूजा मेहरान चौकी इंचार्ज नंदप्रयाग द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई कर जो आरोपी मुख्य आरोपी गोपाल राम सनफ जगराम निवासी भगत कॉलोनी देहरादून जो आरोपी था उसको कल देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है और सभी पहलुओं में जांच की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी पुलिस ने नशे के कारोबार और उसका सेवन करने वाले 40 लोगों को धर दबोचा, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। ऑपरेशन वज्रपात के तहत आज पुलिस की अलग अलग 6 टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशेड़ी और नशे के सौदागरों को चिन्हित कर अंजाम दिया।
पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर इन सभी लोगों से पूछताछ की गई और इनकी काउंसलिंग भी की गई है, जिसके बाद सभी को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसकी जानकारी सीओ प्रमोद शाह ने मीडिया को दी है। पिछले दिनों जो स्मैक को लेकर बड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, नैनीताल पुलिस ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वर्तमान में हम स्मैक के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन वज्रपात चलाए हुए हैं। इसके तहत एक एक नशे को पीने वाले को, नशे के कारोबार को करने वाले को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि इस नशे का समूल नाश होगा। पिछले हफ्ते हमने 20 लोगों को इस क्रम में नशा करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग के लिए लाए थे और आज सुबह सुबह पुलिस की 6 टीमों द्वारा 40 लोगों को जो कि नशे की गिरफ्त में है उन्हें लाकर समझाकर और उनके मुचलके भर के कार्रवाई की गई है। ये तस्करी करते हैं और साथ ही करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बहेड़ी, बरेली, रामपुर आदि स्थानों से हल्द्वानी में सप्लाई करने की जिनकी पुष्टि हुई है। इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में 7 से अधिक मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। 1 बड़ा वाहन सीज किया है, 2 छोटे वाहन सीज किए। बेचने वाले कब तक पकड़े जा रहे हैं? देखिए, बेचने वाले जैसा कि आप जानते हैं सातिर हैं, कल पकड़ जाएंगे, परसों पकड़े जाएंगे, ये नहीं है। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत शीघ्र पकड़े जाएंगे। स्मैक भी बरामद हुई इन लोगों से? इन लोगों से स्मैक नहीं बरामद हुई। ये सब नशा करने के आदी हैं और इनके मुचलके भरे जा रहे हैं। 12 और 14 अप्रैल को महाकुंभ के होने वाले शाही स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सीमा पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश वर्जित किया गया है। डीएम और एसएसपी हरिद्वार सहित जिले के अधिकारियों ने नारसन सीमा का निरीक्षण किया, रूट डाइवर्ट प्लान का भी जायजा लिया। यूपी मुजफ्फरनगर क्षेत्र के फलोदा बाईपास से रूट डाइवर्ट प्लान बनाया गया है, जिससे हरिद्वार नगरी में यात्रियों की भीड़ ज्यादा न जा सके। के माध्यम से एक एसओपी भी जारी किया है, जिसको हमें पालन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया है। तो वेरियस बॉर्डर्स में जो है जो रजिस्ट्रेशन का चेकिंग करने का टीम्स भी जो है तैनात किया गया है और वेरियस जो रूट्स है, जैसे देहरादून जाने वालों के लिए जो है एक अलग डाइवर्शन प्लान रखा है, हरिद्वार जाने के लिए जो है अलग डाइवर्शन प्लान रखा है। इस प्रकार का जो है छोटे गाड़ियों के लिए अलग रूट रखा है, बड़े गाड़ियों के लिए अलग रूट रखा है। इस प्रकार का जो है वो मल्टीपल डाइवर्शन प्लान्स जो है ट्रैफिक प्लान में बना हुआ है। अभी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है इस प्रकार का एक फलोदा जो जगह है फलोदा में यहाँ रखा है और दूसरा रामपुर तिराया में भी जो है वहाँ एक डाइवर्शन पॉइंट रखा है। तो मेला पुलिस के ओर से और जिला पुलिस के ओर से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया है और सही ढंग से जो है इंटायर तैयारी किया जा रहा है, ताकि जो है कल परसों जो 12 तारीख और 14 तारीख को जो मेजर शाही स्नान है उसमें जितने भी लोग यात्री आएंगे वो बहुत सुविधाजनक एक तरीके से जो है इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये डाइवर्शन प्लान, साइन बोर्ड्स और व्यवस्था ये सारा चीज़ किया जा रहा है। भारत सरकार का एसओपी और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को पालन करने का आदेश है। तो इसलिए जो है जो भी यहाँ आ रहे हैं विशेष स्नानों के समय पे वो जो है 72 आवर्स पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और एक सरकारी हॉस्पिटल का जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट ये लेकर के कुंभ मेला का जो पोर्टल है उसमें पंजीकरण करना पड़ेगा। तो पंजीकरण करने से जो है उनको एक ID मिलता है। वो जो पास लेकर के आते हैं उस पास वाले जितने भी लोग हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। तो लोकल लोगों को जो है हम लोग अलाउ कर रहे हैं, उनको चेकिंग नहीं करते हैं। और बाकी जो है इसमें कुछ लोग जो सिम्टोमेटिक भी होते हैं उनको बॉर्डर्स में सैंपलिंग भी करते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लगातार कार्य किया जा रहा है। आज इसी क्रम में दुग्ध विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य समेतिक सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आंचल बद्री गाय घी, पहाड़ी घी, ऑर्गेनिक घी, पनीर, डेयरी ग्रोथ सेंटर और दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों का ई लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार किट का भी वितरण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की मजबूती के लिए और प्रयास करने होंगे। इससे वृद्धि होती है। अभी पूरा तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सारा आपने बता दिया, मंत्री जी ने सारा चीजें बताई हैं।
यानी इसमें कितने लक्षण है बताइए ना। गाय के दूध में और जैविक घी, इस सारा, तो इस और हमको बढ़ना चाहिए। बढ़ाइए इसको, प्रोडक्ट को, और आगे कैसे हम लोग नीचे तक ले जा सकते हैं और इसको करें। मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल को उत्तराखंड के अंदर भी हम साकार करना चाहते हैं, करना चाहिए, और उसको हम कर रहे हैं। रोजगार, मैंने कहा है इससे रोजगार देने का भी काम, और आपके द्वारा सहकारी समितियों के द्वारा, आपकी डेयरियों के द्वारा नीचे तक जाए, पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के इस ओर हम लोग बढ़े। बाकी और कुछ करना होगा तो मंत्री जी पूरी तरह लगी हैं, और इनका विजन, जो इनका विचार, इनका जो लक्ष्य है, उस विजन की ओर बढ़ रहे हैं, काम करने वाले हैं बहुत अच्छा प्रकार का। और जनता के बीच में रहने वाली पहली बात तो यह है, और उनके दुख और दर्द में भी खड़ा होती रहती हैं। तो ऐसा आपका अनुभव भी है, सब कुछ है। निश्चित है कि इस ओर हम लोग परिलक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। घी है तो 3 घी का जो है, 3 घी के वेरिएशन का आज जो है वो लॉन्चिंग हुई है। ये आप हमारे सामने जो घी देख रहे हैं, ये घी जो है ऑनलाइन भी मिल सकता है, और ये घी जो बद्री गाय का घी है, ये हम 2500 रुपये प्रति केजी या प्रति लीटर हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग जो हमारी दूसरा घी है, जैविक घी है, उसे 1500 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं। इसके साथ में हमारा जो पहाड़ी घी है वो 1000 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं। ये जो घी का उत्पादन हुआ है, ये घी का उत्पादन हमारे दूरस्थ जो हमारे जनपद है, चाहे वो चमोली है, चंपावत है, या हमारा उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, इन सब जनपदों में इन घी का उत्पादन दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है, जो कि आज आपके बीच में रखा गया है। और हमारी ये कोशिश है कि ये जो घी है वो जन जन तक पहुँचे, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट घी के रूप में मिल सके, पूरी शुद्धता के साथ मिल सके। तो उसी दिशा में हमारे विभाग ने आज प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, जिन्होंने तीनों घी को जो आज बेहतर ढंग से उनको जो है लॉन्च किया है। हमने विभिन्न ग्रोथ सेंटर जो आज हमारे पूरे प्रदेश भर में आज खोले गए हैं, उनका भी जो है लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। इन ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हमें एडवांटेज ये है कि हमारी जो दूरस्थ महिलाएं जो दुग्ध उत्पादन कर रही हैं, उनका दूध कलेक्शन जो है एक ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हो सकेगा। वहाँ पर उनके अन्य प्रोडक्ट जो बनने चाहिए वो अन्य प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। और एक संवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का संबंधित जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं वहाँ पर हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज का जो पूरा ये कार्यक्रम है वो घी को लेकर है, और घी की मान्यता, पवित्रता, शुद्धता और किस तरीके से शारीरिक रूप से वो हमारे लिए पौष्टिक पूर्ण है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसको आज हमने प्रचारित भी किया है, और लोगों को घी प्रोडक्ट के रूप में अवेलेबल हो सके, आज उसकी लॉन्चिंग की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किए जाने की मांग दोहराई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस बयान पर, जिसमें मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड के बारे में पुनर्विचार करने की बात कही है, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुनर्विचार की बात को खारिज करते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर उस कानून को ही समाप्त करने की मांग की है जिसके तहत देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार इस कानून को और देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार इस काम को करेगी। सरकार एक के बाद एक जिस प्रकार की उलझुल बातें कर रही है, अरे भैया, सबसे पहले आपको निर्णय करना चाहिए था कि 22,000 उपनल कर्मी जो पिछले 48 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अगर थोड़ी भी चिंता है तो उनको ये करना चाहिए था कि जो एसएलपी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, उसको विड्रॉ करें और समान काम के लिए समान वेतन दें, जीएसटी और सर्विस टैक्स काटना बंद करें और चरणबद्ध तरीके से उनको समायोजित करने के लिए एक नीति बनाएं। तो हम मानते कि साहब कोई निर्णय किया आपने, आग लग रही है पूरे पहाड़ों में, उत्तराखंड में आग लग रही है और मंत्री नौटंकी कर रहे हैं, झाड़ी लेकर के आग बुझा रहे हैं। तो आग के बारे में निर्णय करना चाहिए था कि भाई कैसे जंगलों की आग, क्योंकि ये स्थायी प्रकृति का पूरे उत्तराखंड के अंदर ये आपदा है, किसी साल कम होती है, किसी साल ज्यादा होती है, लेकिन जंगलों में आग हर साल लगती है, भूस्खलन हर साल होता है, पूरे राज्य के अंदर बाढ़ हर साल आती है। तो
आपदा प्रबंधन विभाग को मजबूत करें, इसके बारे में कोई निर्णय करते। राज्य में लगातार कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है और टीके खत्म हो गए, अब दिल्ली वाले बाबा जी ने, दाढ़ी वाले बाबा जी ने कह दिया कि उत्सव मनाया जाएगा और यहाँ तो वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, तो उत्सव कैसे मनाएंगे? दिल्ली वाले बाबा जी का घंटी बजाओ, ताली बजाओ, सीटी बजाओ, दिया जलाओ, ये आदेश आया था। अब इस बार नया आदेश आ गया कोरोना में कि उत्सव मनाया जाएगा, टीका ठोको उत्सव होगा। तो टीका ठोको उत्सव तो तभी होगा जब टीके होंगे, टीके तो समाप्त हो गए, तो उसके बारे में कोई निर्णय करते। कैबिनेट में निर्णय कौन से हो रहे हैं जनता के हित के, ये हमारी समझ में बात आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल तीरथ कैबिनेट ने राजधानी देहरादून में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून ने आज से इसको प्रभावी बनाने के लिए एसओपी जारी कर दी है। रात्रि कर्फ्यू के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि यह कर्फ्यू देहरादून नगर निगम क्षेत्र में आज रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रत्येक दिन आगामी आदेशों तक जारी रहेगा, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आवश्यक सामग्री से संबंधित आवाजाही और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। आज रात 10 बजे से जो है वो देहरादून में राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा, और जो अब आज रात 10 बजे से शुरू होगा और प्रत्येक रात में 10 बजे से लगाया जाएगा। सुबह 5 बजे तक के लिए जो है ये कर्फ्यू होगा। कर्फ्यू के दौरान कई चीज़ों में, जैसे जो हमारे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज के वाहन हैं, जैसे सब्जी के वाहन हैं या दूध के वाहन हैं, इन सभी चीज़ों के वाहन जो है वो चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे जैसे हॉस्पिटल किसी को जाना है तो वो भी जा सकते हैं, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप हैं, ये भी खुले रह सकेंगे। और इसी तरीके से जो है अन्य भी, जैसे बस से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं, तो उसके टिकट को दिखाने पर भी जो है वहाँ पर वो यात्रा करने के लिए इस दौरान भी उनको छूट प्रदान की जाएगी। अभी डिटेल ऑर्डर थोड़ी ही देर में जारी हो जाएंगे, जिससे कि सभी को स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था ये भी की जा रही है कि जितने भी हमारे रेजिडेंशियल मतलब आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ बच्चे वहाँ रहने के लिए आते हैं, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होती हैं, इन सभी में 72 घंटे पहले की कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट आप अगर राज्य के बाहर से आ रहे हैं तो अनिवार्य है, उसके बिना ये संस्थान उन बच्चों को अंदर प्रवेश नहीं दे पाएंगे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों में जो है काफ़ी ऐसे इन्फेक्शन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में और बोर्डिंग स्कूल्स में आए हैं जो रेजिडेंशियल हैं, जहाँ पर बच्चे, मैं पुनः आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो रेजिडेंशियल हैं उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी के गेस्ट हाउस में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रदेश सरकार में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाल रहे बंशीधर भगत ने रामनगर रोड स्थित काशीपुर मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद में और पेमेंट में किसी भी तरह से किसान को प्रताड़ित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR कराई जाएगी। जनता का दबाव, जनता की मांग है, विधायकों की मांग है कि ये गलत हो गया है, अल्मोड़े वाले उद्योग वाले बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसको संशोधन होना चाहिए। तो परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संशोधन कर दिया। अकेला यही निर्णय नहीं है, कई ऐसे निर्णय हैं जो त्रिवेंद्र सरकार के बदले गए, तो माना जाए कि पहले के सभी निर्णय गलत हो गए थे। देखिए, जो भी निर्णय बदले गए हैं उस समय भी उनमें विवाद हुए थे और किसी कारणवश उस समय उनको संतुष्ट करके वो कर दिए गए। अब फिर नए सिरे से मामला उभर रहा था तो उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो जो ठीक लगा वो किया। मैंने गेहूं की खरीद में, पेमेंट में किसी प्रकार को किसान को प्रताड़ित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR होगी, ये बात चाहिए। FIR सख्ती नहीं करनी। जो इस तरह की हरकत करेगा कि किसान को गेहूं तुलाई में परेशान करेगा, उसकी ट्रॉली को रोकेगा या किसी प्रकार की कोई उसको प्रताड़ना करेगा, या पेमेंट अधिकतम 10 दिन की लिमिट रखिए कि उस दिन के अंदर नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ, या फिर वो पेमेंट के मामले में सरकार पर आरोप लगाएगा कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो हम उसके लिए हम दोषी होंगे, फिर हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। काशीपुर के करणपुर गांव में सीमा पर
खाई खोदने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और विरोध करने लगे, लेकिन वन विभाग का काम जारी है। मामले में गांव के ग्राम पंचायत सदस्य का आरोप है कि जिस जगह खाई खोदी जा रही है उसके बारे में ना तो ग्राम प्रधान को बताया गया और ना ही राजस्व विभाग को सूचित किया गया। वहीं वन विभाग के रेंजर के मुताबिक नाला वन विभाग की जमीन पर ही खोदा जा रहा है। वन क्षेत्र अधिकारी किशन शाही ने बताया कि वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए खाई खोदी जा रही है। मेरे को फ़ोन पर सूचना मिली कि राजस्व विभाग की एक विशाल टीम गांव की हद में जेसीबी से खुदान कर रही है, एक नाला बना रही है। जिस संबंध में मेरे द्वारा वन विभाग के रेंजर श्री शाही जी से बात करी गई फ़ोन के द्वारा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हम अतिक्रमण के संबंध में कर रहे हैं और यहाँ से हाथियों के डर है, उस संबंध में कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि पहले आप राजस्व विभाग और वन विभाग के अभिलेखों का मिलान करवाएं, उसके बाद जहाँ आपकी सीमा आती है वहाँ ये काम करें। और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने से गाँव को आने वाली बरसात में खतरा पैदा हो रहा है, गांव का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। गांव के मकान गिर जाएंगे, गांव की झोपड़ियाँ गिर जाएंगी, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। जिस हिसाब से आप बिल्कुल गांव की जड़ के अंदर जो नाला खोद रहे हैं, एक तरफ गांव हो गया, फिर नाला हो गया, फिर नदी हो गई। उस नदी का पानी नाले में बहेगा, नाले के पानी होने से भू संकलन होगा और गाँव की जो मकान है वो गिर जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा मेरी बात नहीं सुनी गई। गाँव ग्रामीणों का काफ़ी विरोध है। ग्रामीणों का भी यही कहना है कि राजस्व विभाग और वन विभाग वाले अपने अभिलेखों का मिलान करें और उसके बाद अपनी सीमा में खुदान करें। और मुझे कुछ अपुष्ट सूत्रों से ये भी पता लगा है कि विभाग द्वारा हाथी कॉरिडोर के लिए, एलिफेंट कॉरिडोर के लिए 5 लाख, 5.5 लाख रुपया विभाग को दिया गया है और ये विभागीय कर्मचारी अधिकारी इस नाले के खोद के उस पैसे को खपाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे हाथियों का किसी प्रकार का कोई भी आतंक नहीं है। यहाँ पर चीता, सुअर आदि जानवर जरूर आते हैं, लेकिन हाथी आज तक कभी यहाँ नहीं आए हैं और ना ही हाथियों का कोई किसी प्रकार का प्रकोप है। और ग्रामीणों का इस नाले को लेकर काफ़ी अधिक विरोध है और गांव का भविष्य खतरे में है अगर इस नाले को बंद नहीं किया गया तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।